नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जिया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ राजमाता हॉस्पिटल एंड नोबल आईवीएफ। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, बहुत अच्छा फेस्टिवल के साथ हम लोग फिर से आप हाजिर हैं अपने हेल्थ मिशन को लेके, अपने सर्विसेज को लेके, और क्या नया और क्या बेटर कर सकते हैं हम लाइफ में, इसको लेके। तो आज मैं एक टॉपिक के लिए डिस्कस करूँगी, वो है एनीमिया। एनीमिया, क्योंकि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं अपनी डे टू डे ओपीडी में 80% ऑफ द फीमेल्स आर एनीमिक। एनीमिया क्या है, डेफिनेशन क्या है, कॉजेज़ क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। वैसे हम डे टू डे लाइफ में, डे टू डे प्रैक्टिस में, डेली रूटीन में सबको एक्सप्लेन करते हैं, पर आज थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि सबको कभी भी टाइम मिले तो आप रिव्यू करें और अपना डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करें। एनीमिया की डेफिनेशन क्या है? एनीमिया होता है डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। हमारा जो बॉडी है, कोविड के बाद सबको ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस पता ही है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का जो मेन मॉलिक्यूल है वो हीमोग्लोबिन है। तो जो हीमोग्लोबिन की कमी की जो प्रॉब्लम है उसे हम एनीमिया कहते हैं। अब डेफिनेशन एनीमिया की, देयर इज लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब ऑक्सीजन ही हमारे शरीर को चला रही है, ऑक्सीजन ही हमें वाइटल कैपेसिटी दे रही है, ऑक्सीजन से ही हमारा ब्रेन और बॉडी चल रही है। अगर वही कम होगा तो लाइफ कैसे चलेगी? तो एनीमिया की ये डेफिनेशन हो गई। अब एनीमिया की ग्रेडिंग होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। फीमेल्स में जनरली, इवन इन मेल्स का मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। माइल्ड एनीमिया कहते हैं जब हम 10 ग्राम से 10.9 तक हीमोग्लोबिन होता है, 10.9। मॉडरेट एनीमिया कहते हैं जब 8 to 9.9 तक होता है। सीवियर एनीमिया कहते हैं जब 7 to 8.9 तक होता है। वेरी सीवियर एनीमिया इज लेस देन 4 एंड सीवियर इज 4 to 7। तो हमारे हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो जनरली 12 से ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट 11 ग्राम्स इन प्रेगनेंसी। अब कॉजेज़ क्या क्या हैं एनीमिया के? स्पेशली इन फीमेल्स, एडोलेसेंट एंड प्रेग्नेंट, मेन कॉजेज़ इंक्रीज इन डिमांड, बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, एंड डिक्रीज इन इनटेक, और बॉडी का जो इनटेक है वो कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ये मेन दो कॉजेज़ हैं इन दो ग्रुप्स में, एडोलेसेंट एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स। और कॉजेज़ क्या क्या हैं एनीमिया के? एनीमिया के कॉजेज़ हैं, सबसे बड़ा कारण जो इंडिया में और हम लोगों को देखने को मिलता है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का मतलब है डाइट में जो रिक्वायरमेंट है वो हम ले नहीं रहे हैं, और हम मेडिकल फॉर्म में भी, टैबलेट फॉर्म में नहीं ले रहे हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मीन्स डाइटरी डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड, B12 डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल में जो हम प्रोटीन लेते हैं उसकी कमी, और बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की कुछ प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं, क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं, रीनल डिसीजेज हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो तो मेडिकल प्रॉब्लम है खून की कमी की। लेकिन मेन जो हम सफ़र करते हैं वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से सफ़र करते हैं। अब एनीमिया का लेवल हो गया, साइंस एंड सिम्टम्स कैसे हम पता करेंगे कि शायद इस पेशेंट्स को एनीमिया है? तो जब भी पेशेंट पेल दिखेंगे, पेल कंजंक्टिवा, जैसे हमारी आईज का नीचे वाला पार्ट सफ़ेद दिखेगा, हमारी टंग देखेंगे तो वो सफ़ेद दिखेगी। पेशेंट के नेल्स हैं, नेल्स हमें स्पून शेप दिखेंगे, फ्रिजाइल, टूट रहे हैं और बिल्कुल ब्रिटल हो रहे हैं, स्पून शेप के हो रहे हैं। ड्राई स्किन दिखेगी, ड्राई माउथ हो जाएगा, इवन समटाइम डिग्लूटेशन प्रॉब्लम होती है कि वो खाना अच्छे से सटक नहीं पाते हैं। एपिगैस्ट्रिक हैवीनेस रहेगी, आपको लेथार्जी रहेगी, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, जैसे एनर्जी नहीं है बॉडी में। आपके लेग क्रैम्प्स रहेंगे कि रात में आप सो रहे हैं तो आप रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं इसको, कि बहुत बेचैनी हो रही है शरीर में और स्पेशली पैरों में। आपका अदर देन नॉन ईटेबल फूड्स जो जैसे है मिट्टी है, चोक है, या फिर कुल्हड़ खाते हैं कुछ लोग, ये खाने का, या आइस
है ना, पैगोफेजिया बोलते हैं, जो आइस खाने की इरेसिस्टिबल डिज़ायर होती है कि हम आइस खाएंगे, बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो खाएंगे। तो इवन वेट लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख नहीं लग रही है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है ना। समटाइम्स इवन स्पेशली इन इंडिया वॉर्म इन्फेस्टेशन, जिससे कि कहते हैं ना कीड़े, जिससे कि भूख ही नहीं लग रही और वो भूख न लगना एक एनीमिया का कारण हो जाता है। तो ये सब हमारे सिम्टम्स हैं। इन प्रेग्नेंट फीमेल्स, प्रेगनेंसी में अगर हम बात करें तो बॉडी स्वेलिंग, लेग स्वेलिंग, पीडल एडिमा जिसे बोलते हैं, एब्डोमेन पे स्वेलिंग आ जाएगी, पेशेंट की सांस फूलेगी, उसमें सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ा जाएगा। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है। एडोलेसेंट गर्ल्स में जैसे अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इरिटेबल रहेंगे बच्चे, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बच्चों को भूख नहीं लगेगी। तो ये इनके सिम्टम्स हो गए। अब डायग्नोज कैसे करना है एनीमिया? तो जब भी हम हमारे पेशेंट्स फर्स्ट विजिट पे आते हैं तो सीबीसी, एक कंप्लीट ब्लड काउंट इज़ अ बेसिक इन्वेस्टिगेशन, हमको सब डॉक्टर को भी कराना चाहिए और पेशेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट ये आप ज़रूर कराइए फर्स्ट विजिट में, सो दैट कोई प्रॉब्लम है तो पहले से ही डील करी जाए। तो सीबीसी कराते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कराते हैं, और कुछ केसेस में सीरम फेरेटिन लेवल के आयरन के जो बॉडी स्टोर्स हैं, सीरम फेरेटिन लेवल एंड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, उनको भी हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं। प्लस टू रूल आउट सम हेरिडिटरी, जैसे HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, टू रूल आउट द थैलेसीमिया ट्रेट। जब पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन 89 बहुत दिन से चल रहा है तो एक हीमोग्लोबिनोपैथी को रूल आउट करना चाहिए। इवन हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स भी एनीमिक होते हैं, तो हाइपोथायरॉयड ANC का एक प्रोफाइल है जो ANC प्रोफाइल बोलते हैं, उसको हमें सबको टाइमली और ज़रूर कराना चाहिए। तो डायग्नोसिस बन गई। अब डायग्नोसिस बनने के बाद अब एनीमिया को दो चीज़ें हैं, एक प्रिवेंशन मीन्स हमने पहले से ही ऐसे उपचार कर लिए कि हमें एनीमिया डेवलप ही नहीं हुआ, इसको प्रिवेंशन कहते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चलाती है जिसमें एनीमिया प्रिवेंशन, न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम्स चलते हैं फॉर फीमेल्स, फॉर मेल्स, फॉर एनीमिया एडोलेसेंट गर्ल्स, फॉर प्रेग्नेंट वीमेल्स। तो ऐसा नहीं है, हर स्टेज पे कोशिश करती है गवर्नमेंट, कोशिश करती है, इवन डॉक्टर्स, प्राइवेट, एवरीबडी इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स। तो प्रिवेंशन में आता है एक न्यूट्रिशन एंड प्रोफाइल एक्सेस। न्यूट्रिशन अगर डाइट माने तो कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिनसे हम एनीमिया प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इन रूटीन डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, पालक है, इवन मेथी के पत्ते हैं, तोरई है, लौकी है, हरी सब्जियां, एंड नॉट ओवर कुक्ड। जितनी भी आप रॉ खाएंगे उसमें आयरन उतना ही ज़्यादा होगा, ओवर कुकिंग नहीं करनी है। स्प्राउट्स, जैसे हम चने गलाते हैं, लोबिया गला सकते हैं, साबुत मूंग मसूर की दाल गला सकते हैं। तो अंकुरित चने और अंकुरित दालें, उनमें विटामिन C प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और आयरन बहुत होता है। जगरी, सिंपल गुड़, एक मिथ है कि गुड़ गर्म होता है। जस्ट आई वांट टू क्लियर दिस, प्रेगनेंसी में या फिर किसी भी स्टेज पे गुड़ कोई गर्म और ठंडा नहीं है, ये बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है। तीसरी चीज़, हम कुकिंग जैसे करते हैं, यूटेंसिल्स, अभी फैंसी यूटेंसिल्स आ गए हैं, कोटेड, नॉन स्टिक एंड ऑल, लेकिन अभी भी हम लोगों की एडवाइस हर पेशेंट को ये रहती है कि कुकिंग अगर कर रहे हैं हम, सब्ज़ी की, दाल का छौंका या कुछ, तो वो लोहे के बर्तन में, लोहे की कढ़ाई में या लोहे के बर्तन में ही करें। एक और ऑप्शन है कि एक बर्तन में हम जब दूध गर्म करते हैं तो हम प्रेग्नेंट लेडीज़ सबको बताते हैं कि आप दूध भी लोहे के बर्तन में बॉईल करें। अगर आप पानी, पीने का पानी अगर आप लोहे के बर्तन में बॉईल करके उसे रख लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा एक सोर्स है जिससे कि हमें डे टू डे लाइफ में आयरन मिल सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और बहुत बड़ी एक समस्या आयरन डिफिशियंसी की दूर हो सकती है सिंपल तरीक़ों से। तो ये हो गया प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया बाय न्यूट्रिशन। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर प्रिवेंशन जैसी रिक्वायरमेंट बढ़ती है दो स्टेज में, एक एडोलेसेंट स्टेज, एक प्रेगनेंसी और एक एनी ब्लड लॉस, जो कि 40s में जब पेशेंट्स को ब्लीडिंग एक्सेस होना शुरू होती है, यूट्राइन प्रॉब्लम होती है,
तो हीमोग्लोबिन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। उस टाइम हम प्रोफाइलेक्टिक आयरन ज़रूर ऐड करते हैं, जिससे कि जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो उनका कंप्लीट हो जाए। जैसे कि इंडिया में हम जो एडवाइस करा जाता है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो है 100 टैबलेट्स ऑफ आयरन, 100 मिलीग्राम, जिसमें एलिमेंटल आयरन होगा और 500 फॉलिक एसिड, वो 100 डेज के लिए रिक्वायर्ड है। अब प्रिवेंशन तो हो गया, बट लिमिटिंग फैक्टर इज सो मैनी। सबसे अनअवेयरनेस ऑफ डाइट, अवेयर नहीं है, डाइट हमने बताया। दूसरा प्रिवेंशन। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी में आयरन, ओरल आयरन खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या कॉम्प्लाइंसी नहीं होती पेशेंट्स की, या पेशेंट्स को डाइजेस्ट नहीं होता है, या उनका जो हमें रिजल्ट चाहिए ओरल आयरन से वो नहीं मिलता है। उस केसेस में हम आयरन के इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं। देयर आर सो मेनी इंजेक्शन जो हमारी बॉडी के आयरन के स्टोर्स को भी कंप्लीट करते हैं और हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ाते हैं। तो जो पेशेंट्स को ओरल आयरन आराम से हजम होता है तो उनको ओरल आयरन प्लस, हाँ, तो 10 to 14 डेज जब भी हम आयरन खाएंगे, थोड़े से साइड इफेक्ट जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, या फिर एपिगेस्ट्रिक पेन, थोड़ा पेट में दर्द, ये 10 से 15 दिन रहता है। उसके बाद हमको, हमारे शरीर को उसके आदत पड़ जाती है। तो आयरन की टैबलेट्स खाना, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी आगे जनरेशन, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारा बेबी का ग्रोथ हो रही है, हमारी बॉडी की डिफिशियंसी कमी हो रही है, हमारी वाइटल कैपेसिटी बढ़ रही है। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें पता होनी चाहिए, और इसके लिए हमें अपनी तरफ से भी हमेशा, वो दवाई नहीं होती हैं, वो सप्लीमेंट्स हैं, दे हैव टू बी टेकन इन द प्रेगनेंसी और इन एनी पेशेंट हु रिक्वायर्स दैम। तो ये हम लोगों की ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया, ओरल एंड इंजेक्टेबल आयरन। एंड द जब बहुत कमी होती है और पेशेंट लेटर स्टेज में आता है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज भी करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग पहले से ही सजग रहेंगे, अपनी डाइट को लेके, अपनी रिक्वायरमेंट को लेके, अपने ओरल चीज़ों को लेके, तो शायद हमें आगे के लिए जो कॉम्प्लिकेशन है, हमारी जो बॉडी डिटोरिएट करती है, ब्लड लॉस होता है, वो शायद उससे हम बच सकें और एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग और एक हेल्दी सोसाइटी बना सकें। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट to follow all the dietary protocols, the prophylactic protocols, and the good health and hygiene. Thank you.